तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता ठीक ही होंगे। हम लोग ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अभी तक पढ़ा था। इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया? हिंदू विवाह पढ़ लिया है। अब हमें दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापन न्याय ये भी पढ़ लिया है। अब विवाह का अकृत्य विवाह विच्छेदन हम लोग को पढ़ना है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे धारा 11 से लेके धारा 18 तक। धारा 18 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं शून्य विवाह। शून्य विवाह किसे कहते हैं? शून्य विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अनुस्थापित कोई भी विवाह यदि वह धारा 5 के खंड 1, 4 और 5 के जो शर्त दिए किसी का एक का भी उल्लंघन करता है तो शून्य विवाह होगा। तो हम देखते हैं कि धारा 5 में वो क्या क्या है। ये हमारा धारा 5 है, इसकी शर्तें क्या हैं? तो धारा 5 में 1, 4 तो यहाँ पे देखिए ये विवाह है। जैसे विवाह के दोनों पक्षकार में अगर पति पत्नी से कोई भी जीवित नहीं हो तो विवाह नहीं संपन्न माना जाएगा, शून्य विवाह माना जाएगा। वर या पत्नी कोई भी जीवित पति हो तभी विवाह होगा, नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे चित्र विकृत परिणाम के सम्मति देने में असमर्थ हो, इसका मतलब वह विधिमान नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का चित्र विकृत है और परिणाम स्वरूप विधिमान संपन्न देने में असमर्थ हो तो वह विवाह नहीं होगा। ठीक है। और जैसे मानसिक विकार हो, पागल हो, ठीक है, नामर्द हो, अयोग हो, तो इस तरीके से वह विवाह शून्य माना जाएगा। जैसे उसमें बार बार दौरा पड़ता हो, बीमार हो, पागल हो, ऐसे लोगों को विवाह संपन्न नहीं माना जाएगा। उसके बाद विवाह के समय 21 और वधू के 18 वर्ष से कम है। वर की 21 और वधू की 18 वर्ष से कम है तभी विवाह नहीं माना जाएगा। और उन दोनों की विवाह अनुज्ञा पर नातेदारी डिग्री भी ना हो तो भी नहीं। ठीक है। और 5वां जब दोनों पक्षकार में एक को शासित करने वाली रूढ़ी प्रथा उन दोनों की भी विवाह अनुज्ञात ना हो तो संपीड़न होगा। अगर शादी विवाह में मंगलसूत्र, सिंदूर इस तरीके से ना लिया जाए, ना किया जाए तो वो क्या होगा? मान्य नहीं होगा। तो ये 5 में है। ये हमारे धारा 11 में था। अब हम लोग धारा 12 में पढ़ रहे हैं कि शून्य विवाह क्या होता है। कोई विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ में के चाहे पूर्व स्थापित हो या पश्चात निम्नलिखित आधारों में से किसी पर भी शून्यकरण हो और अकृत्य की डिग्री द्वारा बालिग किया जा सके। वह क्या होता है कि जो प्रत्यर्थी नापुंसक होने कारण और नापुंसक होने का भी संभोग नहीं होता है तभी क्या माना जाएगा? शून्य विवाह माना जाएगा। इस विवाह धारा 5 खंड 2 में जो शर्त है जैसे विकार है, पागल है, इस तरीके का है। उसके बाद इस अर्जीदार की संपत्ति है जहाँ धारा 5 के बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 के प्रारंभ को ठीक पूर्व विद्यमान थे उस रूप के अधीन अर्जीदार के विवाह अर्थ संरक्षक की संपत्ति अपेक्षित वहाँ से संरक्षक का संपत्ति बल प्रयोग द्वारा कर्मकांड की प्रकृति के बारे में प्रकृति से संबंधित किसी तात्विक तथ्य परिस्थिति के बारे में कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई है। वह क्या है कि प्रत्याशी विवाह के समय अर्जीदार के भिन्न व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी, अगर वो किसी और से द्वारा गर्भवती है तो तभी शून्य विवाह माना जाएगा। उपधारा 1 में किसी बात पर होते हुए भी विवाह के बाद तेलीकरण की अर्जी हो, अगर विवाह हो गया उसके बारे में कोई कोर्ट मैरिज वैरिज कर ले तो उसको भी क्या होगा? वो भी नहीं होगा। उपधारा 1 और खंड का के जिस आधार पर ग्रहण किया ना जा सके, अगर एक स्वीकार नहीं कर रहा है शादी को कि शादी है, उनका बच्चा है, गर्भवती है तो नहीं होगा। अर्जी यथा बल प्रयोग से परिवर्तनहीन हो जाने या कपट का पता चल जाने से एक वर्दी के पश्चात दी जा सकती है। अगर किसी कपट पूर्वक की गई और उसको पता चलेगा तो उसके बाद अर्जी दी जा सकती है। अर्जीदार यथास्थिति बल प्रयोग के परिवर्तनहीन हो जाने के कपट का पता चल जाने के पश्चात यहाँ के दूसरे पक्षकार के अपनी पूर्ण संपत्ति से पति या पत्नी के रूप में रहा है और यदि कपट पूर्वक विवाह करते उसमें भी। और क्या है? धारा 1 के खंड 1 और घ में जो आधार है ग्रहण की जाएगी तब तक कि न्याय की समाधि ना हो जाए और जब तक न्यायालय उसको सही नहीं कह देगा तब तक पति पत्नी नहीं है। अर्जीदार विवाह के समय अभिकथित तत्वों में अभिज्ञ था। पहला क्या? कार्रवाई के इस अधिनियम प्रारंभ के पूर्व अनुस्थापित विवाह की दिशा में ऐसे प्रारंभ 1 वर्ष के भीतर या ऐसे प्रारंभ के पश्चात अनुस्थापित विवाहों की दशा में विवाह की तारीख से
1 वर्ष के भीतर संस्थित की गई है और उक्त आधार के अस्तित्व का अर्जीदार को पता चलने के समय से अर्जीदार की संपत्ति से कोई भी विवाह संभोग नहीं हुआ हो, तब भी उस आधार पर अर्जी दी जा सकती है। अगर विवाह कर लिए हैं और उसके बाद भी आप संभोग नहीं किए हैं तो समझ लीजिए कुछ भी हुआ नहीं है, तो आप उसको तलाक दे सकते हैं। अब विवाह विच्छेदन होगा धारा 13 में। कोई भी विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुस्थापित हुआ हो या पश्चात पति अथवा पत्नी द्वारा उपस्थित अर्जी पर विवाह विच्छेदन की डिक्री द्वारा इस आधार पर भी विभेद किया जा सकता है। अगर आप विवाह विच्छेदन कोर्ट से करते हैं, किस आधार पर कर सकते हैं? तो पहला दूसरे पक्ष में विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अपने पति या पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा मैथुन किया। अगर आप शादी हो गई है उसके बाद भी आप पति पत्नी दूसरे से मिल रहे हैं, स्वेच्छा से मैथुन कर रहे हैं एक दूसरे को बिना बताए, तो भी अर्जी दी जा सकती है। दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात शादी होने के बाद अर्जीदार के साथ क्रूरता व्यवहार किया है, तब भी आप तलाक दे सकते हैं। क्रूरता, मारपीट, लड़ाई झगड़ा। दूसरे अर्जी पक्षकार ने अर्जी के पेश किए जाने के अविहित पूर्व कम से कम 2 वर्ष के नियंत्रण कालावधि में अर्जीदार की अभिव्यक्ति रखा है। अगर दोनों पक्ष एक दूसरे 2 वर्ष से अपना रह रहे हैं अलग, तब भी वह दे सकते हैं। इस तरह विवाह विच्छेदन कर सकते हैं। विवाह विच्छेदन की कार्रवाई 3 में क्या? विवाह विच्छेदन की कार्रवाई में प्रत्यर्थी का वैकल्पिक अनुतोष। इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही विवाह विच्छेदन की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन या अर्जी पर उस दशा को छोड़कर जिसमें अर्जी द्वारा 13 की उपधारा 1 के खंड 4 और 7 में वर्णित आधारों से यदि न्यायालय के मामले में परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत समझता है तो कोई विवाह विच्छेदन की डिग्री के बजाय न्यायिक प्रतिकरण के लिए डिग्री पारित कर सकता है। अगर वो चाहे तो विवाह विच्छेदन की डिग्री के बजाय न्यायिक प्रतिकरण की डिग्री भी पारित कर सकते हैं। ख में क्या है कि पारस्परिक सम्मति में विवाह विच्छेदन दोनों की सहमति है, तो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह है कि विवाह दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेदन की डिग्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी चाहे ऐसा विवाह या विधि संशोधन अधिनियम 1977 के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात अनुस्थापित किया गया हो, जिला न्यायालय के इस आधार पर पेश कर सकते हैं कि 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं और वह एक साथ नहीं रह सकते और तथा वह इस बात के लिए परस्पर सहमत हैं। दोनों सहमति से होता है तो खंड क। उसके बाद 14 क्या है कि विवाह के 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेदन के लिए कोई अर्जी उपस्थापित न की जाए। इस अधिनियम के अंतर्दृष्टि किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय विवाह विच्छेदन की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन की कोई अर्जी घर करने के लिए तब तक सक्षम न होगा तब तक कि विवाह की तारीख के उस अर्जी के पेश किए जाने की तारीख तक 1 वर्ष बीत ना चुका हो। 1 वर्ष के बाद ही आप विवाह विच्छेदन की कर सकते हैं, परंतु न्यायालय उस नियम के अनुसार किए गए आवेदन पर जो उच्च न्यायालय द्वारा इस नियमित बनाया जाएगा किसी अर्जी का विवाह की तारीख से 1 वर्ष बीतने के पूर्व इस आधार पर उपस्थापित किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा कि मामला अर्जीदार के लिए असाधारण कष्ट है या प्रत्याशी की असाधारण दुर्चारता से युक्त है। किंतु यदि अर्जी की सुनवाई के समय न्यायालय को यह प्रतीत हो कि अर्जीदार ने अर्जी की उपस्थापित करने की इजाज़त किसी दूर प्रदेश या मामले के प्रगति का प्रच्छादन द्वारा अभी प्राप्त की गई हो, तो वह डिग्री देने की दिशा में इस शर्त के अध्ययन डिग्री दे सकेगा कि डिग्री जब तक सप्रभाव नहीं होगी जब तक कि विवाह की तारीख से 1 वर्ष का अवसान न हो जाए तथा उस ऐसी अर्जी का कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना खारिज कर सके, जो उक्त 1 वर्ष के अवसान के पश्चात उन्हीं तत्वों पर दी जाएगी जो खारिज की गई अर्जी के समर्थन में अभी कथित किए गए हैं। और दूसरा क्या होगा कि विवाह की तारीख से 1 वर्ष के अवसान से पूर्व विवाह विच्छेदन की अर्जी उपस्थित करने की इजाज़त के लिए इस धारा के अधीन किए गए आवेदन का निपटारा करने के लिए न्यायालय उस विवाह के उत्पन्न किसी अपत्य के हेतु तथा इस बात पर ध्यान रखने के लिए पक्षकारों के बीच उक्त 1 वर्ष का अवसान के पूर्व मेल मिलाप को युक्त संभावत यह नहीं है। ठीक है, अगर दोनों मिले नहीं 1 वर्ष के अंदर बाद ही आप ले सकते हैं विवाह विच्छेदन की अर्जी उपस्थित हो सकती है। क्या है कब विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकता है? आपका तलाक हो चुका है तो आप कब पुनः विवाह कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, जब विवाह विच्छेदन प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकता है जबकि विवाह विच्छेदन की डिक्री द्वारा विवाह विघटित किया गया है या डिक्री के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार ही ना हो। यदि अपील का ऐसा अधिकार हो तो अपील
करने के समय का कोई अपील उपस्थापित हो बिना अवसान हो गया या अपील की गई किंतु खारिज कर दी गई तब विवाह के पक्षकार के लिए पुनः बिना विवाह करना विधिपूर्व होगा। इसका मतलब आप कर सकते हैं पर कोई भी केस ना हो। और शून्य और शून्यकरण विवाहों के अपत्यों का धर्म जानना कि धारा 16 में क्या है। शून्य और शून्यकरण विवाहों का पर्जों का धर्म जता इसे इस बात के होते हुए कि विवाह धारा 11 के अधीन अकृत और शून्य ऐसे विवाह का ऐसा अपराध धर्म होगा जो विवाह के विधिमान होने की दिशा में धर्मज होता, चाहे ऐसे अपत्य का जन्म विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ या पूर्व के पश्चात हुआ हो, चाहे उस विवाह के संबंध में अकृतता की डिक्री इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई हो या नहीं, चाहे वह विवाह का अधिनियम के अधीन अर्जी के भिन्न आधार शून्य पर अभी निर्धारित किया गया है या नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं धारा 12 के अधीन शून्यकरण विवाह के संबंध में अकृतता की डिग्री मंजूर की जाती है। वह डिग्री की जाने से पूर्व जनित या गर्भवती ऐसी कोई अपत्य जो विवाह डिग्री की तारीख को अकृत किए जाने के बजाय विकसित कर दिया गया होता है तो विवाह के पक्षकारों का धर्मज अपत्य होता है। अकृतता की डिग्री होते हुए भी उनका धर्मजय अपत्य समझा जाएगा। उपधारा 1 उपधारा 2 के किसी बात का अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि ऐसा विवाह के किसी ऐसे अपत्य जो अकृत और शून्य है या जिनमें धारा 12 के अधीन अकृतता की डिग्री द्वारा अकृत किया गया है उसके माता पिता से भिन्न किसी व्यक्ति की संपत्ति में या संपत्ति के लिए कोई अधिकार किसी ऐसी दशा में प्रदान करती है जिसमें कि यदि वह अधिनियम पारित न किया गया होता तो वह अपत्य अपने माता पिता का धर्मज अपत्य न होने के कारण ऐसा कोई अधिकार रखने का अर्जित करने में असमर्थ होता है। यह होता है शून्य और शून्यकरण विवाह का अपत्यों की धर्मजता। द्विविवाह के लिए दंड। अगर आप एक साथ 2 विवाह कर लेते हैं तो क्या दंड आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप एक विवाह के साथ धारा 2 में इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात 2 हिंदुओं के बीच अनुस्थापित किसी विवाह की तारीख पर ऐसा विवाह किसी पक्षकार के पति पत्नी जीवित थी तो ऐसा विवाह शून्य होगा। और भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 495 और 494 के उपबंध इसे तदनुसार लागू होता है। अब धारा 95 और 94 क्या है हम आपको बताते हैं। अगर पति या पत्नी की धारा 494 यदि कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दिशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि ऐसा पति या पत्नी के जीवन काल में होता है और दोनों की किसी भांति के कारोबार जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकती है दंडित किया जाएगा जो जुर्माने 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। और धारा 95 यदि अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छुपाकर जिसके साथ पश्चातवर्ती विवाह किया जाता है जो कोई पूर्ववर्ती अंतिम धारा में परिभाषित अपराध अपने पूर्व विवाह की बात उस व्यक्ति से छुपा कर करे जिसके पश्चातवर्ती विवाह किया जाए और दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है दंडित किया जा सकता है। तो ये है आपके विवाह और जिसमें विधिपूर्व विवाह के बिना कपटपूर्व विवाह और जार कर्म इसमें होता है। तो इस तरीके से आप धारा 494 और 495 में अगर आप शादी करते हैं छुपा कर या जीवित रहते हुए आपको 7 साल और 10 वर्ष का कारावास हो सकता है। अब हमारा है धारा 18 हिंदू विवाह के कतिपय अन्य शर्तों के उल्लंघन के दंड। हर व्यक्ति जो अपना कोई ऐसा विवाह को प्राप्त करेगा जो धारा 5 के खंड 3, 4 और 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन के इस अधिनियम के अधीन अनुस्थापित किया गया होगा वह धारा 5 के खंड में विनिर्दिष्ट शर्त को उल्लंघन की दिशा में कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से 1 लाख रुपये तक का भी हो सकता है। हिंदू विवाह कथित शून्य शर्तों का उल्लंघन अगर आप करते हैं 3, 4, 5 में 2 वर्ष की जुर्माना 1 लाख रुपये था। धारा 5 के 4 और 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन की दिशा में सादे कारावास जिसकी अवधि 1 माह की हो सकती है या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकता है। दोनों इस तरीके से अगर आप 2 विवाह करते हैं हिंदू उल्लंघन करते हैं तो ये आपका नियम है। और अगर आप ज़बरदस्ती 18 साल से कम बच्चों को उम्र कराते हैं तो आपको ये जुर्माना लग सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।